तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो जैसे कि आपको पता है कि WWE आज के शो के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऑलरेडी अनाउंस करके रखी हुई थी। स्मैकडाउन का शो होने वाला था मेडिसन स्क्वायर गार्डन में और WWE इस शो को सुपर शो बुला रही थी और हम ये कह सकते हैं कि स्मैकडाउन के आज के शो से हमें जो एक्सपेक्टेशंस थी हमें वो सब कुछ देखने को मिला। लेसनर ने आके कर दी तबाही, डीमन बैलर भी हमें देखने को मिले, एज वर्सेस रॉलिंस के एक और मास्टरपीस। तो इन सारी बातों के बारे में हम आज बात करेंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी वो कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। शो के शुरू में ही आ जाते हैं हमारे स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द ऊसोस और उसके साथ साथ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। वो आते संग ही अपनी बड़ाई करने लगते हैं। वो पॉल हेमन से पूछते हैं, अच्छा न्यूयॉर्क WWE का हेड है ना? तो इसमें हेमन कहते हैं, यस माय ट्राइबल चीफ। और फिर रोमन पूछते हैं, अच्छा फिर WWE का हेड कौन है? तो इस पे हेमन आंसर करते हैं, हाँ वो तो आप ही हैं ट्राइबल चीफ। तो इसके ऊपर रोमन कहते हैं, मतलब न्यूयॉर्क का हेड मैं हुआ, सो इसलिए मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक्नॉलेज मी। और वहां की जो लाइव ऑडियंस थी वो एक्चुअली रोमन को एक्नॉलेज कर रही थी, मतलब रोमन के ऊपर चीयर कर रही थी। मगर ये चीयर ज्यादा देर तक चलता नहीं है क्योंकि तभी म्यूजिक प्ले होता है हमारे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। लेसनर तो पहले रिंग के चारों तरफ घूमते हैं और फिर सीधे आके खड़े हो जाते हैं रोमन रेंस के आमने सामने। बट रोमन रेंस के साथ होते हैं उनके कजन द ऊसोस। वो गार्ड कर लेते हैं रोमन रेंस, मतलब वो ऐसे दिखाना चाहते हैं कि रोमन के ऊपर अटैक करने से पहले, रोमन तक पहुंचने से पहले तुमको हमारे थ्रू जाना होगा। अब ये पहले के लेसन होते तो तभी ऊसोस का काम तमाम हो जाता, लेकिन तभी पॉल हेमन माइक लेके ब्रॉक लेसनर से कहते हैं कि हमने इतने साल एक साथ गुजारे हैं, तुमको इसी चैंपियनशिप के लिए क्यों आना था? और जैसे ही हेमन ऐसे कहते हैं, लेसनर जो है माइक के ऊपर हाथ रख देते हैं, मतलब इससे आगे मत बोलना कुछ। और उसके बाद लेसनर जो है वो थोड़ी सी आग लगा देते हैं। वो कहते हैं, अच्छा हेमन तुमने रोमन को बताया नहीं कि मैं समरस्लैम में आने वाला था? और ये बात सुन के रोमन रेंस हो जाते हैं नाराज। वो अपनी चैंपियनशिप छीन लेते हैं पॉल हेमन से और वो रिंग से नीचे उतर जाते हैं। और उसके बाद हेमन लेसनर के लिए वही बोलते हैं जो हम इतने सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। हेमन कहते हैं, मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट था रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन ब्रॉक लेसनर का। तो ये सुन के हमारे बीस्ट बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, अच्छा पुराने दिनों की याद दिला दी तुमने। लेकिन फिर लेसनर कहते हैं कि इससे पहले हेमन तुमको रोमन नौकरी से निकाल दे, तुम रोमन को बोलो कि मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और तुम्हारे पास ये सोचने के लिए 5 सेकंड है। और ये सुन के हेमन थोड़ा सा घबरा जाते हैं और जैसे ही वो 5 काउंट खत्म होता है 5 सेकंड का, लेसनर जो है हेमन को F5 के लिए अपने ऊपर उठा लेते हैं। बट वो F5 लगा नहीं पाते हैं क्योंकि उससे पहले रोमन ने आके लगा दिया लेसनर के ऊपर एक सुपरमैन पंच। लेकिन लेसनर जो है वो हमारे बीस्ट है, उसने पॉल हेमन को छोड़ के रोमन को उठा लिया F5 लगाने के लिए। लेकिन तभी आ जाते हैं द ऊसोस। ऊसोस लगाते हैं लेसनर के ऊपर 2 सुपर किक्स, बट उससे कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं क्योंकि लेसनर पहले लगाते हैं क्लोज लाइन ऊसोस के ऊपर और फिर लगाते हैं सुप्लेक्स के बाद सुप्लेक्स दोनों ऊसोस के ऊपर। तो इस तरह से शो की शुरुआत एक धमाकेदार तरीके से हो जाती है। नेक्स्ट जो मैच आता है वो होता है एक 10 मैन टैग टीम मैच। बिगी, द मिस्टीरियोस, किंग नाकामुरा, उसके साथ साथ सैमी ज़ेन, अपोलो क्रूज, ओटिस, डॉल्फ ज़िगलर एंड रॉबर्ट रूड। मतलब WWE के मिड कार्ड रोस्टर में जितने भी फेस लोग हैं और जितने भी हील लोग हैं उनके बीच में WWE ने एक बड़ा मैच प्लान कर लिया। कोई स्टोरी लाइन वाला मैच नहीं था, ये वहां की ऑडियंस के लिए था। और जीत भी जाते हैं वो 5 लोग की फेस टीम, यानी कि बिगी, मिस्टीरियोस, किंग नाकामुरा और रिक बुग्स। और मैच जीतने के बाद बिगी जो है वो एक छोटा सा प्रोमो कट करते हैं। वो कहते हैं कि रोमन और बॉबी, तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, तुम दोनों रेडी रहना क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर हर वक्त नजर रखता हूँ। अगला सेगमेंट आता है वुमेन्स चैंपियनशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। आपको पता है बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर के बीच में मैच ऑफिशियल हो चुका है एक्सट्रीम रूल्स के लिए, मतलब ऑफिशियल तो हो ही गया था, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए ऑफिशियल बाकी था। सबसे पहले आती है बियांका ब्लेयर। वो आके कहती है कि बेकी थोड़ी सी बदली बदली सी लग रही है क्योंकि जहां तक मैं उसको जानती हूँ वो कभी भी फाइट के लिए पीछे नहीं जाती। और रिसेंट कुछ टाइम में हम देख रहे हैं कि बेकी जो है बियांका ब्लेयर से भागने की कोशिश कर रही थी और ऐसा कहते कहते बियांका ब्लेयर जो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देती है और फिर वो लोग वेट करते हैं बेकी लिंच कहने का। तुरंत ही वहां आ जाती है बेकी लिंच। बेकी वहां पे रिंग पे आती है कुछ रेड कलर की एक गाउन पहन के। वैसे वो गाउन तो नहीं थी, कुछ और ही थी, पर जो भी थी वो बहुत सूट कर रही थी बेकी लिंच के ऊपर। अब बेकी लिंच आके वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती नहीं है, वो आके सिर्फ अपने नखरे दिखा रही होती है। वो ये बोल रही होती है कि क्यों ना मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना करूं, मैंने बियांका ब्लेयर को ऑलरेडी 26 सेकंड में हराया हुआ है और मैं जब चाहूं उसको मैं 20 सेकंड में भी हरा सकती हूँ। अब ऐसा लगने लगा था कि बेकी लिंच की ये जो हील वाली हरकतें हैं वो काम कर रही थी क्योंकि हम देखते हैं कि वहां की जो पब्लिक होती है वो धीरे धीरे बेकी को बू करने लगती है। तो इस वाले रिएक्शन से बेकी जो है ज्यादा खुश नहीं होती है। वो कहती है कि जब मैं यहाँ पे नहीं थी तब तुम बेकी बेकी कर रही थी, अब फिर जब मैं यहाँ आ गई हूँ अब तुम मुझे बू कर रही हो। मैं तुम लोगों के लिए अपनी बेबी को छोड़ के आई हुई हूँ और तुम लोग ऐसा ट्रीट कर रहे हो मुझको। और ऐसा कह के वो फाइनली कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके वहां से चली जाती है।
अब साशा बैंक्स जो है हमें इस वाले सेगमेंट में देखने को नहीं मिली, तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच में जो एक्सट्रीम रूल्स के लिए मैच फिक्स हो गया है उसमें WWE क्या पुल कर पाती है। नेक्स्ट आता है समर स्लैम का एक रीमैच, एज वर्सेस सेथ रॉलिंस। अब अगर आप समर स्लैम वाले मैच से इस वाले मैच को कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ी सी इसमें कमी लग सकती है, और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि ये एक वीकली शो है और वो एक बड़ा पेपर व्यू था। लेकिन ये मैच भी बहुत अच्छा था, आप जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। सिर्फ 19-20 का ही फर्क होगा समर स्लैम वाले मैच से। अब समर स्लैम में हमने देखा था कि कैसे रॉलिंस जो है एज के नेक पे टारगेट कर रहे थे, बट इस बार वो थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाते हैं, वो टारगेट करने लगते हैं एज की नी को। फिर हमने पूरे मैच में यही देखा कि कैसे दोनों एक दूसरे की मूव्स को यूज कर रहे थे। सेथ लगाते हैं ग्लैमरजन एज के ऊपर, एज ने लगा दिया पेडिग्री सेथ रॉलिंस के ऊपर। हमने ये भी देखा कि एज के स्पीयर्स में भी किक आउट हो जाता है सेथ रॉलिंस की तरफ से, बट एंडिंग हमें देखने को मिलती है जब रॉलिंस रेफरी की आंखों के पीछे से लो ब्लो लगा देते हैं एज को, और उसके बाद एज हो जाते हैं घायल। उसके बाद रॉलिंस लगाते हैं सुपर किक्स आफ्टर सुपर किक्स और एज खुद को डिफेंड नहीं कर पाते हैं। और फाइनली हमने देखा कि रॉलिंस ने अपना स्टॉप भी लगा दिया, जो कि वो लगाने की कोशिश कर रहे थे समर स्लैम के टाइम से। अब मैच तो रॉलिंस जीत जाते हैं, बट हम देखते हैं कि एज सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। उनको स्ट्रेचर के ऊपर ले जाया गया और फिर एम्बुलेंस में उसको हॉस्पिटल भी ले जाया गया। इन दोनों के बीच में कहानी यही चल रही थी कि कैसे रॉलिंस जो है एज के नेक को टारगेट करते जा रहे थे, और ऐसे ही स्टोरी दिखाई जा रही थी कि अगर रॉलिंस ने अपना स्टॉप लगा दिया एज के ऊपर तो एज को दोबारा से कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी हो सकती है। तो WWE शायद वही वाला एंगल दोबारा से दिखाने की कोशिश कर रही है, और अब देख के यही लगता है कि एज जो है अभी कुछ हफ्तों के लिए आउट ऑफ एक्शन रहने वाले हैं। शो का मेन इवेंट आता है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए द उसोस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। परफॉर्मेंस वाइज आप इन दोनों टीम से कुछ कम एक्सपेक्ट नहीं करते हो, और इन दोनों टीम्स ने सेम डिलीवर भी करके दिया है। मॉन्टेज फोर्ड जो है वो तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, उनके मूव्स, उनके परफॉर्मेंस इतने एथलेटिक होते हैं कि देखने वाला दंग रह जाए। तो मैच के दौरान हम यही देखते हैं कि जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स थोड़ा सा भारी पड़ते हैं अपने उसोस के ऊपर, तभी वहां पे आ जाते हैं रोमन रेंस, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी टैग टीम चैंपियनशिप्स को खतरा है। मैच कुछ देर आगे चलने के बाद उसोस ने लगा दिया एक स्प्लैश एंजेलो डॉकिंग्स के ऊपर, बट उस पे एंजेलो डॉकिंग्स ने कर दिया किक आउट, और ये देख के जो है रोमन रेंस की एकदम बत्तियां गुल हो जाती है। वो वही सोच रहे होते हैं कि इस पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने किक आउट कैसे कर लिया। लेकिन उसके बाद मैच में थोड़ी देर आगे जाने के बाद ही हम देखते हैं कि मॉन्टेज फोर्ड ने अपना स्प्लैश लगा दिया था उसोस के ऊपर। 1, 2, 3 पढ़ने के पहले ही रोमन रेंस वहां पहुंच जाते हैं और मैच हो जाती है डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म, जब रोमन रेंस ने मॉन्टेज फोर्ड के ऊपर लगा दिया अपना DNT। और उसके बाद रोमन रेंस जो है माइक लेके बोलते हैं कि जैसे ही मैं फिन बैलर से निपट लूंगा, मैं देख लूंगा ब्रॉक लेसनर को भी। अब रोमन रेंस जैसे ये कहते हैं तब मैं टाइम देखने लगा कि अब तो 4 मिनट ही बाकी है स्मैकडाउन में, अब भी कुछ होने वाला बाकी है क्या। लेकिन तभी हो जाती है लाइट्स ऑफ और रेड लाइट जलती है हार्ट बीट के साथ, और अब आप समझ ही गए हो कि क्या हुआ। डीमन मैलन ने आके कन्फ्रंट कर लिया रोमन रेंस को। अब मेरे हिसाब से जो लास्ट वाला सेगमेंट था थोड़ी सी धक्का मुक्की में खत्म करनी पड़ी, क्योंकि WWE के पास टाइम खत्म हो गए थे। लेकिन हमें ये क्लियर कर दिया गया कि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर प्रिंस फिन बैलर नहीं बल्कि डीमन फेस करने वाले हैं रोमन रेंस को। अब ये 2 घंटे की जो एयर हुई थी स्मैकडाउन टीवी में और सब जगह में, इसके ऊपर हमें रॉ के कोई भी सुपरस्टार देखने को नहीं मिले, ना ही कि जॉन सीना हमें देखने को मिले थे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड भी था। और मैंने आपसे बताया था कि हो सकता है कि WWE ये सब चीजें डार्क सेगमेंट के लिए बचा के रखे, और ना ही कि टीवी के लोगों के लिए, क्योंकि इतने लिमिटेड टाइम में आप कितना कुछ दिखा दोगे। तो पूरे शो में हम कह सकते हैं कि WWE ने जैसी चीजें हाइप्ड अप की थी स्मैकडाउन के लिए, वो सारी चीजें हमें देखने को मिली। लिसनर हमको देखने को मिले, डीमन और रोमन का कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिला, एज एंड रॉलिंस का एक कमाल का मैच हमें देखने को मिला। तो मेरी तरफ से आज के स्मैकडाउन के लिए एक बड़ा सा थम्स अप। अब आगे ये देखना है कि रोमन रेंस, डीमन और ब्रॉक लेसनर की कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।